गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये हमारा जो है वो 10th पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपकी सारी वीडियो की जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ओके। और ये आपके हर एग्जाम के लिए जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतरिक्षयान के अंदर अंतरिक्ष यात्री रिक्त स्थान है वजन महसूस करता है। तो ऑप्शन है ज़्यादा, कम, शून्य या जी फोर्स पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब एक अंतरिक्ष यान रहता है तो उसमें जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो जीरो रहता है, जिसकी वजह से जो है वो शून्य महसूस करता है ये। ओके। और शून्य वजन महसूस करता है। बाकी अगर बात करें, जो भी वजन रहता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। बाकी अगर हम बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है तो वो कहाँ पर मिनिमम जो रहता है वो इक्वेटर पर रहता है, और मैक्सिमम जो रहता है वो पोल पर रहता है। तो वजन भी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा, पोल पर रहेगा, और इक्वेटर पर जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा, अगर हम वजन की बात करें अपने ह्यूमन की। ओके। बाकी जी का मान आपको याद रखना है। जी का मान पूछ लिया जाता है 9 पॉइंट स्मॉल जी का 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ओके। तो ये रहता है, और जो कि अर्थ की क्वांटिटी रहती है एक तरीके से। और जी का मान जो है वो मून पर, अगर हम चंद्रमा पे बात की जाए तो कम होता है कंपेयर टू अर्थ के। ओके। तो ये याद रखना, अगर कोई मून पर अगर जंप करता है ना तो वो ज़्यादा ऊंचा जो है वो उछलेगा कंपेयर टू अर्थ के। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और जी का मान अर्थ के रोटेशन पे से जो है वो कम हो जाएगा। अगर अर्थ का रोटेशन ज़्यादा हो जाता है तो जी का मान कम हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड ऑफ कितनी बोन होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड होता है या स्पाइनल कॉलम होता है, तो उसमें जो है वो बोन्स कितनी प्रेजेंट रहती हैं। तो ये पूछा गया। ऑप्शन है 33, 42, 44 या 53। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ओके। या स्पाइनल कॉलम भी जो है वो आपको दिया हो सकता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है दरअसल। तो बाकी अगर हम बात करें, एक ह्यूमन में 206 हड्डियाँ होती हैं। चाइल्ड की बात करें तो 306। ओके। 300 के आसपास की वैल्यू आपको याद रखना है। स्टडी के अध्ययन को जो है वो एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी जो रहती है वो स्टेपिस रहती है, और स्मॉलेस्ट जो रहती है वो फीमर रहती है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है। ओके। वैसे अगर देखा जाए तो इनेमल जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है ह्यूमन बॉडी का, इनेमल जो रहता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। ओके। तो हार्डेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए, और एक बोन से दूसरी बोन को जो जोड़ने का काम करता है वो लिगामेंट करता है, और बोन से जो मसल जोड़ी जाती है वो टेंडन के द्वारा जोड़ी जाती है। तो ये याद रखना है। और बोन्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस ये जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास बियर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन बिकॉज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि बोरोसिलिकेट ग्लास होता है वो माइक्रोवेव में हम यूज क्यों करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर, तो इट इज़ नॉट ब्रिटल। बी ऑप्शन है इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंट। सी ऑप्शन है इट्स कुक फास्टर देन यानी अदर वेसल्स, और इट इज़ एनर्जी एफिशिएंस। तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो रहता है वो हाई, उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो ज़्यादा रहता है। इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंस रहता है, जिसकी वजह से जो है वो हीट प्रतिरोधक का काम करता है, और जिसकी वजह से बाहर नहीं जा पाता है। तो उसमें हम जो है वो बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज करते हैं, जिसमें प्रेजेंट क्या क्या रहते हैं। जो बोरोसिलिकेट रहता है जिसमें K2O, CaO, ओके, B2O3 और SiO2। तो ये मोस्टली जो है वो प्रेजेंट रहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास में, सभी का मिला के जो है वो होता है ये। ओके। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें से विषम निकालना है। तो ऑप्शन है कोकीन, बी ऑप्शन है कैफीन, सी ऑप्शन है निकोटिन, और डी ऑप्शन है हेरोइन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैफीन। कैफीन जो रहती है वो कॉफ़ी हुई, चाय हुई, तो इनमें प्रेजेंट रहती है। और बाकी अगर कोकीन बात की जाए, निकोटीन बात की जाए, हेरोइन बात की जाए, तो ये कैसे ड्रग से रिलेटेड है। ओके। तो इसमें विषम जो है यही है, एक बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पर एक अंडा पकाना, बी ऑप्शन है एक आइस क्यूब पिघलाना, सी ऑप्शन है केक को बेक करना, और डी ऑप्शन है केला सड़ना।
तो मैं आपको पहले तो कुछ डेफिनेशन बता देता हूँ आसान भाषाओं में कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है कि जिसे अगर आप किसी चीज़ में भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो वो रिसाइकल हो जाएगी। ठीक है, रिसाइकल का मतलब है दोबारा उसी अवस्था में आ सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे आइस है, अगर उसको अगर हम पिघला दिया जाए तो पानी बन जाएगा, और फिर से जमा दिया जाए तो वो क्या आइस बन जाएगी। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मतलब वापस वही चीज़ें हम कर सकते हैं जो बदली हुई हैं, उन्हीं को वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जो डिफरेंट दूसरी अवस्था में आ जाए, कोई भी वस्तु या कोई भी प्रक्रिया हुई या कोई भी चीज़ें हुई तो उसी वापस अवस्था में ना आ पाए। तो एक दूसरे के प्रोफेशनली अपोजिट होते हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक आइस क्यूब पिघलाना। तो आइस क्यूब पिघलाना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आइस को आप पिघला दोगे और इसके बाद फिर से जमा दोगे तो वो आइस बन जाएगी। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। बाकी अंडे, एक अंडा पकना, तो अंडा पक जाता है, क्या उसे फिर से दोबारा उसी अवस्था में ला सकते हो बिना पके हुए? बिल्कुल नहीं ला सकते। केक को बेक करना, अब केक है, उसको बेक किया है, ओके, बेक किया है और उसको वापस उसी अवस्था में फिर से नहीं ला सकते। केला सड़ा हुआ है, तो क्या आप केला पहले अच्छा था फिर सड़ गया तो वापस उसी अवस्था में ला सकते हो? केले को नहीं ला सकते। तो ये सब जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में और भी याद रखना है, लोहे में जंग लगना। अगर लोहे में जंग लग जाती है तो आप वापस जो है वो लोहे को उसी अवस्था में नहीं ला सकते। बाकी मोमबत्ती का जलना, तो ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है इन सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी को कार्य पद्धति की पूरी तरह से थी। तो जो पुराने ज़माने में पहले घड़ी हुआ करती थी पेंडुलम की, तो वो कार्य प्रणाली पूछी गई है। तो ऑप्शन है मैकेनिकल, बी ऑप्शन है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सी ऑप्शन है विद्युत और डी ऑप्शन है बैटरी संचालित। तो पेंडुलम घड़ी है, उसमें एक लंबा सा जो है वो पेंडुलम लगा रहता था, जिसकी वजह से जो है वो इस तरीके से हिलता था, तो वो जो है वो टाइम जो है वो बताती थी। तो उसमें क्या है, ये मैकेनिकल का काम हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज हो रही है, विद्युत नहीं यूज हो रही है और बैटरी भी नहीं लगी रहती थी। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखना। बाकी जो लोलक, जो इसे पेंडुलम घड़ी को लोलक घड़ी भी कहते हैं, और इसको जो है वो क्रिश्चियन हाइगेंस ने की थी, इसको आविष्कार किया था, याद रखना। और लोलक घड़ियाँ जो है वो गर्मियों में देखा जाए तो सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि जो पेंडुलम की लंबाई है गर्मियों में बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से फिर समय भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा एक है, तो हवा क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, शुद्ध मिश्रण, बी ऑप्शन है केवल मिश्रणों का जो है वो मिश्रण, डी ऑप्शन है केवल तत्वों का मिश्रण, और डी ऑप्शन है दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण। तो इसमें जो है वो हवा में तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है। हवा के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी गैसें प्रेजेंट रहती हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी मिक्स रहते हैं, तो दोनों का योग होता है। हवा की देखा जाए तो 78% जो है वो नाइट्रोजन रहती है, 21% ऑक्सीजन रहती है, ओके, और 0.9 जो है परसेंट आर्गन रहती है, और 0.04% जो है वो CO2 रहती है। तो ये जो है वो डेटा याद रखना है, आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि हवा में अम्ल वर्षा रिक्त स्थान के छोड़े जाने के कारण होती है। तो हवा में अम्ल वर्षा क्यों होती है, ये कहा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, और बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, और सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और जलवाष्प, और डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन की वजह से। तो अम्ल वर्षा जो रहती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है, इसके होने से। तो ये जो है वो और CO2 भी प्रेजेंट रहती है इसी में, पर मेनली जो वो अगर आपसे पूछ लिया है कि मेनली जो है वो अवयव कौन से रहते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों रहते हैं, तो ये क्रिया करते हैं, और उसके बाद जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये जो है वो बनाते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारा नुकसान होता है, पेड़ों को नुकसान पहुंचता है, इमारत हुई उनको नुकसान पहुंचता है। तो अम्ल वर्षा से जो है वो बहुत सारे जो है वो नुकसान होता है वातावरण को, तो ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो सीटी स्कैन होता है उसमें गलत क्या है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, कंबाइन मैनी एक्सरे इमेज, बी ऑप्शन है स्कैनिंग इज ऑफ्टन पेनफुल, और सी ऑप्शन है जनरेट्स 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू, और डी ऑप्शन है आइडेंटिफाइज नॉर्मल एंड अबनॉर्मल स्ट्रक्चर। तो जो सीटी स्कैन होता है ये दरअसल होता क्या है, पहले तो आपको इसको फुल फॉर्म याद रखना है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ओके, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। इसका जो विकसित किया गया था वो किसके द्वारा कंपनी में किया गया था, EMI के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था ये। तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो है वो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये वाली क्रिया जो है वो सही नहीं है। इसमें जो स्कैन करते हैं क्या होता है, आपने देखा होगा, तो एक इस तरीके से रहता है, और जिसमें जो है वो एक यहाँ पर इंसान को लटा दिया जाता है, उसके अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, तो जो है वो स्कैन होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है वो एक्सरे इमेज बनती हैं, कंबाइंड रहती हैं सभी की मिल के, पूरा थ्री डी स्ट्रक्चर जो है वो व्यू जनरेट होता है इससे, और ये सब जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, जो भी स्ट्रक्चर रहता है कि क्या नॉर्मल है अब नॉर्मल है, तो ये सब पता पड़ जाता है सीटी स्कैन से। ओके, तो ये पेनफुल नहीं होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेस्टर्न ब्लॉट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो वेस्टर्न ब्लॉट जो रहता है वो किसका टेस्ट रहता है, किसके निदान के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन है प्लेग, लेप्रोसी, HIV और टाइफाइड। तो ये निदान जो रहता है डायग्नोस्टिक रहता है, तो ये HIV में हम यूज करते हैं। तो जो एलिसा टेस्ट रहता है जिसे कंफर्म किया जाता है कि अगर एलिसा पॉजिटिव है तो वो एड्स होता है उस इंसान को। ओके, तो उसी को पता लगाने के लिए जो है वो ये वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो निदान किया जाता है इसी का। और एड्स आपको पता है कि जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिंग डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये बीमारी है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, आदमी सेक्स के थ्रू जो है वो ये अगर एक इंसान को है तो दूसरे इंसान में जो है वो ये पहुंच जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तु को एनोडाइज यानी कलई क्यों की जाती है। कलई मतलब पोतना होता है। तो ओके, तो क्यों किया जाता है एल्युमिनियम की, तो उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, उनकी तन्यता ताकत बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, और डी ऑप्शन है उन्हें हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जंग से बचने के लिए जो है वो इसका यूज करते हैं हम। कुकर हुआ, प्रेशर कुकर, सॉस वगैरह, तो उस पर जो है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात की गई है, सिद्धांत दिया हुआ है कि लिखित दस्तावेज के हैं जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है। तो ये किस अनुसंधान से तैयार करता है, मानव द्वारा विकसित है। तो एथनोग्राफी जो रहता है इसका आंसर हो जाएगा। तो एथनोग्राफी जो रहता है लिखित दस्तावेज होता है जो मानव जो है वो ये दर्शाता है, संस्कृति विज्ञान के क्षेत्र में जो भी ये चित्रण है उनके बारे में ये बताते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। ऑप्शन है बायोप्सी, ऑप्शन है बायोस्कोपी, सी ऑप्शन है कोलेडोलॉजी, और डी ऑप्शन है रेडियोग्राफी। तो जो कैंसर के ऊतक होते हैं, कैंसर हो जाता है जिस इंसान को, तो जो बायोप्सी किया जाता है उसकी जांच के लिए। और कैंसर जो है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, मतलब अगर कि कोई किसी को कैंसर है किसी इंसान को, तो आप अगर उसके टच में रहते हो तो आपको कैंसर मैंसर होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। ओके, बाकी इसमें जो है क्या जो इरेगुलर ग्रोथ होती है हमारे शरीर की, तो वो जो है वो इफेक्टेड रहती है। तो कैंसर के जगह कैंसर से जो है वो इरेगुलर ग्रोथ हो जाती है, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पर्श रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है। मतलब दूर की वस्तुएं देख नहीं सकता लेकिन पास की देख सकता है। तो पास की देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष जो है इसका आंसर हो जाएगा, जिसे हम मायोपिया भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखना। अब देखिए निकट दृष्टि दोष भी याद रखना है, मायोपिया भी याद रखना है, तो दोनों चीज़ें याद रखना है। क्योंकि दोनों ही, अब यहाँ पे मायोपिया दे दिया, आपको याद है निकट दृष्टि दोष, तो आप कैसे पता पढ़ोगे। ओके,
तो इसीलिए दोनों चीज़ें याद रखना है। और निकटदर्शी दोष से बचाव के लिए जो लेंस यूज करते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो कॉनकेव लेंस रहता है। ओके। और हाइपर मेट्रोपिया या हाइपर मायोपिया जो रहती है उसमें क्या रहता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती, तो उसमें जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो ये भी याद रखना। बाकी नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ये विटामिन। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल वे धातु ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। तो अगर कोई धातु है तो पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित करना है तो वो जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो रहती हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं में क्षमता होती है कि पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शब्द AAU का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट्स से है जो कि सीमा निर्धारित करता है। तो ये भाई ये किसकी सीमा निर्धारित करता है, ये जो है वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जो है वो सीमा निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है, इसमें जो है CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड का, वाटर वेपर, ये सभी जो है वो मेन गैसेस होती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस से इफेक्ट करती हैं। ग्रीन हाउस की वजह से जो है वो वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सुश्रुतता को रूप में जाना जाता है। तो ये दरअसल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका पूरा नाम सुश्रुतता संहित है। ओके, संहित। ओके, सुश्रुतता संहित जो है ये नाम है और इनके द्वारा जो है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक जो है वो कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कुछ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और उनको आपको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर पहले आप वो ऑप्शन मिलाया करो जो आपको पता हुआ करें। अब देखिए यहाँ पर आपको गैसोलीन है, तो गैसोलीन क्या होता है, ये गैसोलीन जो रहता है वो ईंधन रहता है। तो भाई एस का तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एस का ये इन सब में, तो ये वाला ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब हम बाकी देख लेते हैं। तो बाकी अगर देखो पेट्रोलियम ईथर जो रहता है वो क्या रहता है, तो पेट्रोलियम ईथर जो रहता है उसे हम ड्राई क्लीनिंग के यूज करते हैं। पेट्रोल का हम काफ़ी साफ करने के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते, कि भाई पेट्रोल डाल दो तो इससे साफ हो जाएगा, तो ड्राई क्लीनिंग में हम यूज करते हैं इसको, पेट्रोल से साफ करते हैं। मतलब जो कोट हुए, ब्लेजर वगैरह हुए, तो पेट्रोल से साफ किया जाता है, इसका हम यूज करते हैं। ओके, तो पी का हो गया बी। तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें पी का बी है, तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पैरामोर्फिन जो है किस में होता है, मलहम और कॉस्मेटिक में यूज करते हैं इसका। और एसफॉल्ट और कोक को जो है वो किस में यूज किया जाता है, छत हुआ, सड़क निर्माण में जो है वो इलेक्ट्रोड्स में यूज किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ यानी ट्रांसफर तरंग है, साबित कर दी है कि एकमात्र घटना कौन सी है। तो प्रकाश तरंग ये जो है वो ट्रांसवर्स वेव रहती है, वो किस क्या किस वजह से रहती है कि उससे पता पड़े हमें। तो ये क्या रहती है, पोलराइज रहती है। ध्रुवीकरण के कारण हमें पता पड़ता है कि प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश नॉन मैकेनिकल वेव है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, सभी नाम याद रखना है, घुमा घुमा के पूछ ले जाते हैं। प्रकाश हुई, ऊष्मा हुई, तो ये जो है वो बात की जाए तो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी याद रखना है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपका एक लाइक एक शेयर जो है हमारे लिए बहुत मोटिवेट रहता है, हमें मोटिवेट करता है अपने काम के प्रति। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।